इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। जेफरीज के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2019 से 2024 के बीच इंडिया बहुत कम ऐसे देशों में से एक था जिसमें कोई मीनिंगफुल वॉल्यूम ग्रोथ हुआ हो। ये सब एक ऐसे समय में हो रहा था जब पूरी दुनिया का स्टील डिमांड स्लो हो रहा था। लेकिन सिर्फ ये स्टैटिस्टिक पूरा सिचुएशन नहीं दिखाता। ट्रेड वॉर्स, ओवर कैपेसिटी और क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लोबल डायनामिक्स बहुत केओटिक हैं। इंडिया इन सारे एस्पेक्ट्स के बीचों बीच है। इनफैक्ट इन एस्पेक्ट्स के कारण इतने स्ट्रॉन्ग सेक्टर ग्रोथ के बावजूद हम इस क्वार्टर स्टील के नेट इंपोर्टर्स थे। क्लियरली स्टील एक काफी अनस्टेबल कमोडिटी है। आज के इस वीडियो में हम स्टील सेक्टर के 4 मेजर प्लेयर्स टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर या JSPL और सेल के फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स देखेंगे। सबसे पहले हम इस सेक्टर पे वेदर का इम्पैक्ट देखेंगे, फिर हम इंडिया और ग्लोबल स्टील डिमांड भी समझेंगे, हम स्टील के रॉ मटेरियल के मार्केट कंडीशंस भी समझेंगे, एंड में हम इंडिया की ग्रीन स्टील प्रोग्रेस को देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टील इंडस्ट्री पे वेदर का इम्पैक्ट देखते हैं। देखो दोस्तों, सेकेंड क्वार्टर स्टील इंडस्ट्री के लिए स्लो होता है। मॉनसून के कारण कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कम हो जाती है, तो स्टील का डिमांड भी कम हो जाता है। लेकिन इंडियन स्टील प्रोड्यूसर्स ने इस सीजनल वीकनेस से एक्सपेक्टेशन से बेटर डील किया। वॉल्यूम प्रोडक्शन की बात करें तो हर कंपनी का स्टील प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा। JSW स्टील ने 79 लाख टन के साथ अपना हाईएस्ट एवर सेकंड क्वार्टर प्रोडक्शन रिकॉर्ड किया। वहीं JSPL अपने पीयर्स से पीछे था। कंपनी पिछले साल भर में बस 1% बढ़ी। इनफैक्ट प्लांट शटडाउन्स के कारण कंपनी का प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर से 5% कम था। चारों कंपनीज ने ईयरली रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया। टाटा, JSW और सेल ईयर ऑन ईयर 8 to 14% बढ़े। मॉनसून वीकनेस के बावजूद कंपनीज क्वार्टरली बेसिस पे भी बढ़े। JSPL की बात करें तो कंपनी ने 4% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिकॉर्ड किया। लोअर प्रोडक्शन वॉल्यूम्स के कारण कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स में फॉल भी आया। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो एक तरफ है टाटा स्टील। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 4 गुना ग्रोथ हुआ। JSW स्टील के नेट प्रॉफिट्स क्वार्टरली बेसिस पे कम हुए, लेकिन ईयर ऑन ईयर ये ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़े। JSPL के प्रॉफिट्स क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में गिरे। कंपनी के EBITDA मार्जिन्स भी कम हुए। सेल का प्रॉफिटेबिलिटी सबसे खराब था। कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 53% कम हुआ और 418 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। चलिए अब बात करते हैं इंडिया के स्टील डिमांड की। इंडिया का स्टील डिमांड लगातार बढ़ रहा है। 2020 से 2026 के बीच इंडिया में 7.5 करोड़ टन स्टील का नया डिमांड होगा। कंपेयर करें तो ये रशिया के एनुअल स्टील आउटपुट के बराबर है। मल्टीपल सेक्टर्स इस बढ़ते डिमांड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन हर साल 9.1 करोड़ टन से ज्यादा स्टील कंज्यूम करते हैं। ये सेक्टर्स इंडिया के स्टील डिमांड में लगभग 59% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये डिमांड गवर्नमेंट के हाईवेज, रेलवेज, मेट्रोज और PMAY के थ्रू हाउसिंग के मैसिव इन्वेस्टमेंट से जनरेट होते हैं। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड क्वार्टर में ज्यादा बारिश के कारण कंस्ट्रक्शन सेक्टर का स्टील डिमांड कम नहीं हुआ। जैसे टाटा स्टील का टिस्कॉन ब्रांड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 27% ग्रो हुआ। ये ब्रांड कंस्ट्रक्शन के लिए रीबार्स बनाता है और फाइनेंशियल ईयर 26 का सेकंड क्वार्टर कंपनी का बेस्ट सेकंड क्वार्टर था। साथ ही साथ इंडस्ट्री डिमांड भी स्ट्रांग रहा है। JSW स्टील ने अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ऑटोमोटिव स्टील सेल्स रिपोर्ट किया। टाटा स्टील ने भी ऑटो सेक्टर के हाई एंड स्टील प्रोडक्ट्स में हाईएस्ट एवर हाफ ईयरली सेल्स रिकॉर्ड किया। लेकिन इंडिया में स्टील का सारा डिमांड सिर्फ लेगेसी या ट्रेडिशनल सेक्टर से नहीं आ रहा है। नए सेक्टर्स भी इंडिया के स्ट्रॉन्ग स्टील डिमांड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक ऐसा सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी। विंड टावर सेटअप करने और सोलर पैनल्स माउंट करने के लिए स्टील की जरूरत होती है। JSW ने रिन्यूएबल सेक्टर के स्टील सेल्स में 35% ग्रोथ रिकॉर्ड किया। इस स्टेडी डिमांड के कारण कंपनीज फ्यूचर ग्रोथ में भी इन्वेस्ट कर रही हैं। जैसे JSPL ने फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में ही लगभग 2700 करोड़ रुपीस का केपेक्स किया है। इस केपेक्स में कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है अंगुल का 46 लाख टन का ब्लास्ट फर्नेस। JSW अगले 4 साल में 69,000 करोड़ रुपीस का केपेक्स करने का प्लान कर रहा है। सेल ने भी फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 7,500 करोड़ रुपीस का केपेक्स अप्रूव किया है। इसमें हाई एंड स्ट्रक्चरल स्टील के लिए राउरकेला में एक 30 लाख टन का स्ट्रक्चर्ड मिल इंक्लूडेड है। एक और पॉजिटिव न्यूज ये है कि इंडिया के स्टील प्रोडक्शन का बस वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, हमारे स्टील का क्वालिटी भी इंप्रूव हुआ है। इंडियन स्टील कंपनीज वैल्यू एडेड स्टील प्रोडक्ट्स या VASP में अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। ये स्पेशल ग्रेड स्टील प्रोडक्ट्स ऑटोमोबाइल्स या कंस्ट्रक्शन के लिए हाई स्ट्रेंथ बीम्स जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। ये स्टील प्रोडक्ट्स कंपनीज को हायर मार्जिन्स देते हैं।
JSW स्टील के VASP का टोटल सेल्स में शेयर 64% तक बढ़ा है। इस क्वार्टर कंपनी ने हाईएस्ट एवर VASP सेल्स रिकॉर्ड किए। सेल ने भी अपने टोटल सेल्स में VASP का शेयर फर्स्ट क्वार्टर के 55% से इस क्वार्टर 57% तक बढ़ाया है। टाटा स्टील के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स में VASP का बहुत यूज होता है। कंपनी के इस सेगमेंट में 22% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुआ। मतलब इंडिया का स्टील डिमांड स्ट्रांग है, लेकिन ये स्ट्रांग डिमांड सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड है। ग्लोबली स्टील मार्केट्स फ्लैट रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स के फ्लैट होने का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे भी पड़ा। जैसे डोमेस्टिक मार्केट में स्ट्रांग ग्रोथ के बावजूद इंडिया पिछले 6 क्वार्टर से स्टील का नेट इंपोर्टर है। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स कंट्रोल करने के लिए एडिशनल सेफगार्ड ड्यूटीज लगाए हैं, लेकिन इंपोर्ट्स फिर भी बढ़ रहे हैं। इंडिया के डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री और स्टील इंपोर्ट्स पे 3 ग्लोबल फोर्सेस का इम्पैक्ट है। चाइना का ओवर प्रोडक्शन, ट्रम्प टैरिफ्स और यूरोप का CBAM रूल्स। चलिए इन तीनों फोर्सेस का इम्पैक्ट समझते हैं। सबसे पहले चाइना का ओवर प्रोडक्शन। चाइना पूरी दुनिया के टोटल स्टील का हाफ प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसका डोमेस्टिक डिमांड वीक है। फिर भी चाइना के स्टील मिल्स ने हाई आउटपुट्स मेंटेन किए और ग्लोबल मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए। इससे ग्लोबल मार्केट्स में स्टील का एक ओवर सप्लाई हुआ, जिससे स्टील प्राइसेस बहुत कम हो गए। प्राइसेस कम होने के कारण स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज के मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ रहा है। अपने कॉन कॉल्स में स्टील कंपनीज ने चाइना के इन्वोल्यूशन की बात की। इन्वोल्यूशन एक ऐसा सिचुएशन है जहां बहुत ज्यादा कंपटीशन के कारण नए प्रोडक्शन से कम रिटर्न्स आते हैं। ज्यादा एफर्ट से इक्वल गेन नहीं मिलते, लेकिन सिचुएशन स्टेबल रखने के लिए प्रोडक्शन कम भी नहीं किया जाता। चाइना के डोमेस्टिक कंपनीज में ही कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है। इसके कारण स्टील मिल्स अपना एक्सेस स्टील किसी भी प्राइस पे बेचने को तैयार है। बीजिंग इस प्राइस वॉर के अगेंस्ट एक्शन लेने का प्लान कर रहा है और ये कैपेसिटी कम करने की भी बात कर रहा है, लेकिन ये एफर्ट्स शायद काफी नहीं है। दूसरा ग्लोबल फोर्स है ट्रम्प टैरिफ्स। जैसे जैसे US, EU और दूसरे देश चाइना के एक्सेस स्टील को इंपोर्ट करना कम कर रहे हैं, चाइना का एक्सेस प्रोडक्शन इंडियन मार्केट्स को टारगेट कर रहा है। इंटरेस्टिंगली फाइनेंशियल 26 के सेकंड क्वार्टर में इंडिया ने जापान और कोरिया जैसे कंट्रीज से इंपोर्ट किया। इन कंट्रीज के साथ हमारे पास ट्रेड पैक्ट्स हैं जो ड्यूटी फ्री इनफ्लोज अलाउ करते हैं। ये कंट्रीज खुद मेजर स्टील प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन कंट्रीज के थ्रू चाइनीज स्टील रीरूट होके आ रहा हो। तीसरा डायमेंशन है यूरोप के CBAM रूल्स। ये रूल्स यूरोप के हाई कार्बन इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स लगाते हैं और डोमेस्टिक स्टील प्लांट्स भी डीकार्बनाइज कर रहे हैं। इंडिया यूरोप के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। CBAM रूल्स का इम्पैक्ट स्टील कंपनीज के मार्जिन्स पे पड़ेगा, लेकिन ये इम्पैक्ट कुछ कंपनीज पे ज्यादा होगा। जैसे टाटा स्टील का यूरोप में बहुत बड़ा बिजनेस है। कंपनी के पास UK और नेदरलैंड्स में प्लांट्स भी हैं। CBAM रूल्स के कारण टाटा को अब इन स्टील मिल्स में बहुत सारे पैसे खर्च करने होंगे। ये था स्टील का इंडियन और डोमेस्टिक डिमांड। चलिए अब स्टील के रॉ मटेरियल्स और करंट मार्केट कंडीशंस को देखते हैं। देखो दोस्तों, स्टील बनाने में आयरन ओर और कोकिंग कोल का यूज किया जाता है। दोनों रॉ मटेरियल्स को यूजुअली ग्लोबल मार्केट्स में खरीदा जाता है, जिसके कारण इनके प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल होते हैं। इस वॉलेटिलिटी से बचने के लिए इंडियन स्टील फर्म्स कैप्टिव माइंस सिक्योर कर रहे हैं ताकि चीप रॉ मटेरियल सप्लाई मिल सके और इंपोर्ट डिपेंडेंस भी कम हो। जैसे JSPL ने एक क्वार्टर में अपना कैप्टिव आयरन ओर कैपेसिटी 29% से 45% तक बढ़ा लिया। JSW का भी कैप्टिव शेयर लगभग 40% के आसपास रहता है, लेकिन इस क्वार्टर ये नंबर थोड़ा कम हुआ। टाटा स्टील ने इस क्वार्टर अपना कैप्टिव कैपेसिटी डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन कंपनी झारखंड और उड़ीसा के बड़े माइंस पे काफी डिपेंड करती है। सेल इन सब से आगे है। कंपनी ऑलमोस्ट पूरी तरह से आयरन और रिक्वायरमेंट्स के लिए कैप्टिव माइंस पे रिलाई करती है। कंपनी का पब्लिक सेक्टर एंटिटी होना इसे फायदा देता है। प्राइवेट जायंट्स को ऑक्शंस में आयरन ओर माइंस के लिए compete करना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट बड़े आयरन ओर माइंस सेल को प्रेफरेंशियली एलोकेट करती है। इनफैक्ट सेल के पास इतने सारे आयरन ओर माइंस हैं कि ये अपने सरप्लस माइंस सेल तक कर देते हैं। लेकिन कोकिंग कोल का सिचुएशन अलग है। इंडिया अपना ज्यादातर कोकिंग कोल इंपोर्ट करता है और कोकिंग कोल के लिए प्राइसेस रिसेंटली बहुत वॉलेटाइल थे। फाइनेंशियल 26 के सेकंड क्वार्टर में कंपनीज को थोड़ा रिलीफ मिला। कोकिंग कोल प्राइसेस कम होने के कारण कंपनीज अपने एक्सपेंसेस कम कर पाए। इन सेविंग्स के कारण कंपनीज को स्टील प्राइस ड्रॉप से डील करने में भी मदद मिली। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि सप्लाई कंसर्न्स के कारण कोकिंग कोल प्राइस अक्टूबर-नवंबर में वापस बढ़ सकते हैं। इस वॉलेटिलिटी से बचने के लिए स्टील कंपनीज अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं। कुछ कंपनीज अपने इंपोर्ट सोर्सेज डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। रशिया के डिस्काउंटेड इंपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं। एक और तरीका है पल्वराइज्ड कोल इंजेक्शन का यूज करना। इससे कोकिंग कोल का यूज कम होता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है इंडिया और इंटरनेशनली कोल ब्लॉक्स अक्वायर करना। जैसे JSW ने मोजाम्बिक और ऑस्ट्रेलिया में मल्टीपल कोल ब्लॉक्स अक्वायर किए हैं। टाटा स्टील के पास भी 20% कैप्टिव कोकिंग कोल कैपेसिटी है।
कोकिंग कोल स्टील इंडस्ट्री का ट्रेडिशनल फ्यूल सोर्स है, लेकिन अब कंपनीज इससे शिफ्ट करने की कोशिश भी कर रही हैं। कंपनीज स्टील डीकार्बनाइज करने की कोशिश कर रही हैं, मतलब स्टील प्रोडक्शन से होने वाला कार्बन एमिशन कम करने की कोशिश। स्टील ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में लगभग 7% कंट्रीब्यूट करता है। डीकार्बनाइजेशन से एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के साथ साथ कंपनीज को एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। JSW ने इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल स्केल ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन किया। ग्रीन हाइड्रोजन स्टील का कार्बन कंटेंट कम करने का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये प्लांट JSW के विजयनगर के DRI यूनिट को हर साल 3,800 टन ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। JSW अपने पावर मिक्स में रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर भी अग्रेसिवली बढ़ा रहा है। इसके लिए भी कंपनी ने 885 मेगावाट का जनरेशन कैपेसिटी ऐड किया है। टाटा स्टील भी 2045 तक नेट जीरो एमिशंस टारगेट कर रहा है। कंपनी ने अप्रैल 2023 में जमशेदपुर के ब्लास्ट फर्नेस में इंडिया का पहला हाइड्रोजन इंजेक्शन ट्रायल कंडक्ट किया। इससे कोक यूज 10% कम हुआ। टाटा फिलहाल अपने लुधियाना स्टील प्लांट में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस भी बना रहा है। इससे कंपनी स्टील बेटर रिसाइकिल कर पाएगी। JSPL 2047 तक नेट जीरो टारगेट कर रहा है। कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा कोल गैसिफिकेशन प्लांट बनाया है। कोल गैसिफिकेशन रेगुलर कोल बर्निंग का एक इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है। कंपनी ने कुछ महीने पहले अपने रिन्यूएबल हाइड्रोजन प्लांट का पहला फेज भी स्टार्ट कर लिया है। ये प्लांट कंपनी के ओडिशा यूनिट को डायरेक्टली फीड करेगा। सेल इस ट्रेंड में सबसे स्लो है। इनफैक्ट कंपनी का एमिशन टारगेट भी बहुत छोटा है, 2030 तक 9% एमिशन रिडक्शन और कुछ कॉन्क्रीट डीकार्बनाइजेशन प्रोजेक्ट्स। इंडिया का स्टील इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और अनस्टेबल ग्लोबल डिमांड के टग ऑफ वॉर में फंसा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन स्टील कंपनीज इंपोर्ट प्रेशर से डील कर पाएंगी? क्या ग्रीन स्टील इन कंपनीज को मदद कर पाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।